नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार शारीरिक शिक्षा के सेगमेंट में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पे स्वागत करता हूँ। इस आज के वीडियोज में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन करके इस वीडियो को बनाया गया है। देश की पहली कोचिंग स्कीम जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम की विचार किसके माध्यम से और क्यों आया और कैसे-कैसे इसमें बदलाव आते गए और अंत में ये किसके माध्यम से कहाँ पे ये विलय कर दी जाती है, समाप्त की जाती है। इसको पूरी डीपली से इस वीडियो का हम लोग अध्ययन करेंगे, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट कि आप रोज़ की तरह चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों तक हमारा ये वीडियो ट्रेंड बन के चला जाए और लोगों को मदद कर सके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पहले सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक शुरू से लेके अंत तक एकदम डीपली गहराई से हम इसका अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे डीपली पूरा। सबसे पहले इसमें पहला विचार आएगा कि ये विचार उत्पन्न कहाँ से होता है। तो तत्कालीन समय का मतलब स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर अहलुवालिया पूरा नाम था इनका, इनको बनाया गया। यानी ये देश की पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी और पहली स्वास्थ्य मंत्री देश की बनाई गई थी, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, जिनका पूरा नाम राजकुमारी अमृत कौर अहलुवालिया था। ठीक। अब इसका कारण क्या था इस स्कीम को लाने का कि हम खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करना है। तो देखिए, तत्कालीन समय में नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इस्टेब्लिश हो चुका था और इस दिल्ली स्थित जो नेशनल स्टेडियम था, इसको सबसे पहले 1913 में भावनगर के राजा ने बनवाया था। उस समय इसका नाम इरविन एम्पी थिएटर था। ठीक। और 1951 में जब भारत में पहला एशियन गेम आयोजित होना था, तो इरविन एम्पी थिएटर का नाम बदल के नेशनल स्टेडियम रख दिया गया। और फिर 2002 में मेजर ध्यानचंद्र की सम्मान में नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। तो ये स्टेडियम 1900 उस समय था। और दूसरा स्टेडियम की बात करेंगे, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो था, इंदौर के स्पोर्ट एरिना मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी शुरुआत चूँकि 1950 में शुरू हो गई थी और 1957 में बन के तैयार हुआ। तो इसी बीच ये भी स्टेडियम क्या हुआ, 1952-53 से काम करना शुरू कर दिया गया। तो राजकुमारी अमृता कौर थी, इनके दिमाग में ये आया कि यहाँ पे जो खिलाड़ी खेलने आएँगे तो उनको परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रेनिंग की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे कोच जो प्रशिक्षक होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस ध्येय से उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए इस स्कीम के लाई गई। तो इस स्कीम को ला ला दिया गया। तो इसके बाद आगे क्या होता है कि इस स्कीम का जो उद्देश्य था, बनाया गया कि जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो इन स्टेडियमों में आएँगे खेलने के लिए, तो उनको तकनीकी सुविधाएँ और उस खेल से सारी जो जानकारियाँ होती हैं, तकनीक, स्किल्स, बचाव के लिए, ताकि हम चोटिल ना हो सकें। तो इसके लिए जो भी ज्ञान था, एक खिलाड़ी को उपलब्ध कराना था। और साथ ही एक खिलाड़ी अपनी क्षमता को कैसे पहचान सके, अपने टैलेंट को कैसे पहचाने, कैसे अपने को आइडेंटिफ़ाई कर पाए कि हम इस काम को करने योग्य हैं, तो उसकी क्षमता का उपयोग करने योग्य बनाया जाए। जैसे हमें अपनी क्षमता का पता नहीं रहता तो हम काम को करने के लिए डरते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो हम पूरे अपने हिम्मत के साथ काम करते हैं, पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। तो वहाँ पे भी यही उद्देश्य था, जो खिलाड़ी थे उनको कैसे उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग किया जाए, इसके बारे में बताना था। इसके लिए 1952 का समय आता है। तो 1952 में ये राजकुमारी अमृत कौर ने तत्कालीन मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1952 में गर्मी के समय में मुलाकात करती है और अपना इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको समझाती है कि हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का काम करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि
तब वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने ही सितंबर 1953 में, चूँकि ये स्कीम सितंबर 1953 से शुरू हो गई थी, क्योंकि 19 सितंबर 1953 में ही भारत सरकार ने 75,000 रुपया इस स्कीम के तहत जारी कर दिए थे, जिससे कि यानी कि जे जारी हुआ सितंबर 1953 में, और ये स्कीम काम करना शुरू हो गया। क्योंकि ये स्कीम बेहतर रूप से काम करने लगा, और 1953 से लेके 1957 के बीच में इस स्कीम में बहुत सारे बदलाव भी होते गए, बहुत चीज़ें शामिल की गई, और एक अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया था। तो वहाँ इस 4-5 वर्ष में देखा गया था कि हमारे पास जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेंड करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, और खेल में अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट ट्रेनिंग ज़रूरी होगा। और इसके लिए खेल स्पर्धा की तैयारी के लिए सरकारी मदद की भी आवश्यकता महसूस की गई, कि कोई व्यक्तिगत रूप से इतने बड़े स्तर पे कोई भी काम करने में असफल था, इसलिए भारत सरकार की मदद ज़रूरी थी, ये चीज़ें महसूस की गई थी। तो इसमें एक केंद्र बिंदु रखा गया कि आखिर हमें किस प्रकार के खिलाड़ियों का चयन करना चाहिए। तो देखिए, स्वतंत्र भारत था, अभी बहुत चीज़ों का वहाँ पे अभाव था, आर्थिक स्थिति थी, भारत के पास अभी बहुत समस्याएँ थी आज़ाद होने के बाद। तो वहाँ पे चयन किया गया कि अभी जो तत्कालीन समय में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी या उच्च स्तरीय खिलाड़ी या जो नेशनल चैंपियन खिलाड़ी हैं, उन्हीं लोगों को ट्रेंड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो और बेहतर स्किल्स परफॉर्म कर सके और सीख सके, ठीक? और जो भी वहाँ पे स्रोत अभी उपलब्ध थे तत्कालीन समय में, उन स्रोतों का किस प्रकार से एक बेहतर तरीके से हम अ, प्रयोग कर सके, ये 2 मुख्य बातें रखी गई थी। तब क्या हुआ, जब 1953-54 में सितंबर में ये स्कीम चालू की गई, तो वहाँ पे 4 प्रकार के खेल, हमारे हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और टेनिस को शुरू कर दिया गया। और ये 4 खेलें सबसे पहले इस स्कीम के तहत शुरू की गई थी, और उस समय 3 3 कोच को सॉरी 3 राष्ट्रीय स्तर के कोच और 1 विदेशी कोच की नियुक्ति की गई। चूँकि अब भारत में उस समय कोच की डिग्री के लिए कोई इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग कैंप नहीं था, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल के एक अच्छे खिलाड़ी थे, उन्हीं लोगों को चुना गया था। इस स्कीम के तहत शामिल किया गया था कि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का वो ट्रेनिंग दे सकें। तो फिर वित्त वर्ष 1954-55 का समय आता है, चूँकि 1953 यही 3-4 में 6 महीने में इस स्कीम ने अच्छा करके दिखाया, तो भारत सरकार ने 1954 और 55 की जो बजट पास की थी, उसमें इन्होंने 2 लाख रुपए भारत सरकार ने जारी कर दिए, 2 लाख रुपए, ठीक? और जब 2 लाख रुपए इन्होंने जारी कर दिया, तब इस स्कीम ने थोड़ा-सा अपने को ऊपर उठाया, और इन्होंने क्या किया कि दीर्घकालीन कार्यों के लिए लक्ष्य बना दिया। अभी तो छोटे-छोटे प्रतियोगिताओं के लिए ये शुरू की थी, लेकिन अब दीर्घकालिक, जैसे हमें ओलंपिक्स के लिए, एशियाई खेल के लिए, राष्ट्रमंडल खेल के लिए लक्ष्य बनाकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, ये सब 4 वर्षीय प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो इसके लिए अब दीर्घकालिक यानी 4 वर्ष का ध्येय रख के एक खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने का इन्होंने जिम्मा ले लिया था, लक्ष्य बना लिया था। और शुरू में जैसे कि 4 खेलों को शामिल किया गया था, क्रिकेट था, फुटबॉल था, टेबल टेनिस और टेनिस था। तो फिर 1954 की सत्र आता है, तो इसमें 3 नए और खेल को शामिल कर दिया जाता है। वो 3 नए खेल फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन को शामिल किया जाता है। यानी कि अब 1954 में कुल 7 प्रकार के खेल शामिल किए गए थे, और वहीं पे क्या होता है, इनकी कोचों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। फिर क्या हुआ कि सत्र 1955-56 में आता है। तो जब 1955-56 में इस स्कीम के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तोहफ़ा मिला। किस प्रकार से, आइए हम देखते हैं। 1955-56 में क्या हुआ कि अमेरिका के जो एक मशहूर एथलीट और दुनिया के अपने समय के टॉप एथलीट थे, जेसी ओवेंस, जिन्होंने 1936 बर्लिन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल इन्होंने एथलेटिक्स में जीता था। वो और चेकोस्लोवाकिया के खिलाड़ी थे, इलिम और डाना जेतोपेक। ये दोनों पति-पत्नी थे, इलिम और डाना जेतोपेक, ये पति-पत्नी थे। और ये
3 लोग क्या हुआ इस स्कीम का हिस्सा बन के इस स्कीम के साथ जुड़े। और जब इन्होंने इस स्कीम के साथ जुड़ना शुरू किया, चूँकि ये इंटरनेशनल लेवल के एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी थे, तो इनके पास हर चीज़ का अनुभव था। तो इन्होंने खिलाड़ियों को अपने अनुभव के बारे में टिप्स देना शुरू किया। इससे क्या हुआ, खिलाड़ियों के अंदर और एक इंटरनल मोटिवेशन पैदा हुई कि हमें और अच्छा काम करना चाहिए। कोचों को इन्होंने सलाह देना शुरू किया कि हम अच्छे काम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक मजबूत नींव पड़ गई उस समय इस राजकुमारी अमृता कौर स्कीम के तहत। तब क्या हुआ कि 1954-55 में जब ये लोग 1955-56 में जुड़ गए थे, तो उसके बाद ही 1955-56 में ही इस स्कीम के तहत 2 अस्थायी कोचिंग सेंटर भी खोल दिए गए थे, दिल्ली में और मुंबई में। इन 2 अस्थायी कोचिंग खोलने का उद्देश्य ये था कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको अभी समय देने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी खेल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए उन्होंने अ, दिल्ली में और मुंबई में 2 अस्थायी कोचिंग खोल दिए, जहाँ पर स्कूली विद्यार्थी जाके खुद खेल ट्रेनिंग का लाभ ले सकते थे। और 1955-56 में चूँकि पीछे के कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने 3 लाख रुपए का अनुदान दे दिया। देखिए, पहली बार 53 में इन्होंने 75,000 रुपया दिया था। जब 54 का समय आया तो 2 लाख रुपए कर दिया, और जब 55 का समय आया तो इन्होंने 3 लाख रुपए अनुदान राशि बढ़ा दी गई। इसका कारण ये था कि हमारा जो स्कीम था वो एक बेहतर तरीके से काम कर रहा था और खेल के क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी को पैदा कर रहा था, इसलिए इसकी अनुदान राशि को बढ़ाया जाता था। जब फिर समय आया 1956-57 का, तो 56-57 में फिर भारत सरकार ने अनुदान राशि जो होता है 4 लाख रुपए को बढ़ा दी गई। जब 4 लाख रुपए बढ़ा दी जाती है, तो वहाँ पे एक और सोच तय की जाती है कि इसमें हमें जो विदेशी कोचों की संख्या 2 से अधिक न रखी जाए। उसका उद्देश्य क्या था कि अगर 2 से अधिक रखेंगे तो हमें उनको पैसा देने पड़ेगा, सुविधाएँ देनी पड़ेगी, तो पैसा खर्च हम विदेशी कोचों के ऊपर करेंगे। तो इससे बेहतर क्या होता है कि देश में छोटे-छोटे गाँव लेवल पे, शहरों लेवल पे छोटे-छोटे कैंप ऑर्गेनाइज़ करें और उसके माध्यम से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दें। और दूसरा, लोग क्या होंगे, उस शिविर के माध्यम से जागरूक होंगे, खेल के प्रति अपना लगाव पैदा करेंगे, जिससे क्या होता है, हमारे पास अधिक से अधिक खिलाड़ियों का संख्या बनेगा और हम वहाँ से बेहतर खिलाड़ियों का चयन करने में हमको मदद मिलेगी। ठीक? तो जब दिल्ली, चूँकि 1955 बताया कि दिल्ली और मुंबई में कोचिंग सेंटर स्थापित हो गए थे। अब 1956 का जो समय आया था, उसमें धीरे-धीरे ये स्कीम और ब्रॉड होता चला गया और क्षेत्रों में अपनी कोचिंग संस्थाएँ खोलनी शुरू कर दी। और उसके माध्यम से क्या हुआ कि अनेक प्रकार के कॉम्पिटिशन शुरू हो गए, यानी शिविर लगाना शुरू हुआ। तो जिस शिविर के माध्यम से कॉम्पिटिशन लगाना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ, स्कूल थे, विद्यालय थे, कॉलेज थे और समाज, जो हमारा गांव घर होता है, इसके अंदर खेल के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होने लगी और वे खेल कंपटीशन पर अपना ध्यान देने लगे। यानी कि मोटिवेशन उनको मिला कि खेल एक अच्छा विषय होता है, तो लोगों ने इस पर बल देना शुरू कर दिया। और इस जब इतना सारा चीज़ें होने लगी, तो ये एक चीज़ें हमें महसूस करने को मिली कि एक खेल प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए हमें खेल कोचिंग को अनिवार्य रूप देना चाहिए। ठीक? तो इस तरह से खेल कोचिंग की हमें एक आवश्यकता महसूस हो गई कि एक बेहतर इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत हमें चाहिए होता है। तो चूँकि इस स्कीम को हम स्पोर्ट कोचिंग स्कीम के नाम से किताबों के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन चूँकि शुरू से लेके अंत तक इसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो थी, अपने काम को जारी रखी, इसको बढ़ाने का काम किया। तो इसी वजह से इस स्कीम के तहत राजकुमारी अमृत कौर का नाम भी जोड़ के राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट कोचिंग स्कीम का नाम दे दिया गया था। दोस्तों, तो फिर ये जो स्कीम हमारी काम कर रही थी, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट कोचिंग स्कीम, अब इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाता है और कहाँ पे ले जाके इसका विलय कर दिया जाता है, उस तत्कालीन समय में कितने लोग काम कर रहे थे जब विलय किया गया, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो 1958 में देखिए, 1958 में भारत टोक्यो एशियन गेम में
पाकिस्तान से फाइनल में हॉकी का गोल्ड मेडल हार जाता है, तो भारत में खेलों में एक भूचाल आता है और वहीं तत्कालीन खेल मंत्री जो थे के एम माली, सॉरी शिक्षा मंत्री के एम माली, उन्होंने ही महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक एडहॉक कमेटी तदर्थ जांच समिति का गठन किया कि खेलों के गिरते हुए स्तर का आप पता लगाओ। तो इस कमेटी ने सबसे पहले इसको महसूस हुआ कि देश के अंदर सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी को पैदा करने के लिए या उच्च स्तर के कोच को तैयार करने के लिए कोई एक केंद्रीय संस्था नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक केंद्रीय संस्था की मांग की जहां पर दीर्घकालीन और लघुकालीन प्रशिक्षण केंद्र भी हो और वहां से कोच को भी तैयार करने की काम किया जाए। ठीक, और वहीं पे दूसरी एक कमेटी 1960 में स्थापित की गई, कौल कपूर कमेटी, जो कि 1954 के अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य लोग थे। तो ये कमेटी भी तदर्थ जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाती है कि आप विदेशों में जाके खेल मैनेजमेंट व्यवस्था को अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार से खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षण या कोई कंपटीशन आयोजित हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करना था। तो 1961 में कौल कपूर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, भारत सरकार को सबमिट की। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें थी की गई है कि जो तदर्थ जांच समिति थी, इन्होंने एक केंद्रीय इंस्टीट्यूट की मांग की थी जहां पे हम कोच को तैयार कर सकें। ठीक, और तो इसके लिए 1961 में हमारे यहाँ एनआईएस पटियाला, सॉरी एनआईएस, सिर्फ एनआईएस यहाँ पे नाम मैं लूँगा क्योंकि 1961 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी और जब इन्होंने 1961 में कौल कपूर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, तो उसमें सुझाव दिया था कि एक इंस्टीट्यूट के रूप में हमारे पास जब इस्टेब्लिश किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो वहाँ उसी में क्या किया जाए कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को विलय कर दिया जाए ताकि ये जो प्रशिक्षण का काम होता है एक जगह से एक वैज्ञानिक स्तर से संपादित किया जाए। तो इसी सुझाव के आधार पर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को 12 अक्टूबर 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में विलय कर दिया जाता है। क्योंकि 7 मई 1961 को एनआईएस इस्टेब्लिश हुआ था और 12 अक्टूबर 1961 को अपना एक एकेडमिक विभाग स्थापित किया एनआईएस 12 अक्टूबर 1961 को, जिसका नाम था एमएस, एमएस मतलब मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स। तो उस समय 12 अक्टूबर 1961 में ही राजकुमारी अमृता कौर स्कीम में 61 प्रशिक्षक काम कर रहे थे, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का काम करते। ये 61 प्रशिक्षकों को सीधे एनआईएस में 12 अक्टूबर 1961 को मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स विभाग के अंदर डाल के इस राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह से भारत की पहली कोचिंग स्कीम जो थी उसको बंद कर दिया जाता है और आगे की जो प्रशिक्षण सेवाएं थी वो एनआईएस के माध्यम से शुरू कर दी जाती है। तो ये जो हमारा प्रयास रहा, इसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है और वीडियो को अंत शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि दूसरे लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि उनको भी इस विषय के बारे में गहनता से जो है पीडीएफ्स लेने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और हम अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वहाँ पे जुड़ते ही आप जितने भी हमारे पहले के वीडियोस थे उनके पीडीएफ्स उपलब्ध होते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।